तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो देखो बच्चों, सहसंयोजी बंध मींस दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के कारण बनने वाले बंध को बोला गया है क्या, सहसंयोजी बंध। बात समझ गए कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करें तो दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन होता है और इस सहभाजन के कारण जो बंध बनता है उसको बोला गया है सहसंयोजी बंध। इसमें दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करते हैं। मींस दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का, दो दो इलेक्ट्रॉन का, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कर सकते हैं, लेकिन दोनों परमाणु जो सहभाजन कर रहे हैं उनके बिल्कुल बराबर इलेक्ट्रॉन सहभाजन करते हैं और सहभाजित इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो दोनों परमाणुओं का ऑक्टेट कंप्लीट करता है। मींस उस सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। बात समझ गए ना। तो इस तरह से यही लिखा है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनने वाले रासायनिक बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें दोनों परमाणुओं के समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करते हैं। इसमें दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करते हैं तथा सहभाजित इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इनके निर्माण को समझते हैं। अब आता है जैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर ध्यान रखें कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बच्चों, सहभाजन। मतलब दोनों सहभाजित परमाणु जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करते हैं और दोनों परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे फ्लोरीन है तो हर एक फ्लोरीन परमाणु के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए है। तो ऐसे में दोनों फ्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, सहभाजन करते हैं। तो ये जो पेयर बना ये है सहभाजित, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों परमाणु के अष्टक क्या हो गए, बिल्कुल पूर्ण हो गए और दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य ये इस तरह से क्या बन गया बच्चों, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बात क्लियर है यहाँ तक। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक एकल बंध बनते हैं। तो इस तरह से एकल बंध का निर्माण होगा। अब आते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, द्विबंध का निर्माण, O2 का फॉर्मेशन। तो यहां पर देखें आप कि जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, तो उसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए है। तो ऐसे में क्या होगा कि 2 ऑक्सीजन परमाणु जो है आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, सहभाजन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिला के ये यहाँ पर जो सहभाजित है ना इलेक्ट्रॉन युग्म है वो है 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए और 4 इस ऑक्सीजन में ऑलरेडी है, तो ये कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहां भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं का अष्टक पूर्ण कर रहा है। और इस तरह से 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़ गए, डबल बॉन्ड। तो ये जो बना है यही है क्या, डबल बॉन्ड, द्विबंध। ऐसे हम आते हैं ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध का निर्माण। तो नाइट्रोजन जो होता है एटम, उसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है।
और इस तरह से नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। तो अब क्या होगा कि 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कर लेंगे और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों नाभिकों के बीच में आ गए। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि 2 तो बचे नाइट्रोजन के पास और 6 ये हैं सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और ये बन गया दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये है सह संयोजन में बनने वाले बंध, मीन्स ऐसा रासायनिक बंध जो 2 परमाणुओं के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन, 3-3 इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनता है। सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, मीन्स इस सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार रहता है। अब आगे बढ़ते हैं सहसंयोजी बंध के प्रकार। तो देखो बच्चों, सहसंयोजी बंध के प्रकार अगर आप देखें तो जो परमाणु जुड़े हुए हैं सहसंयोजी बंध से, उनकी ऋण विद्युताओं के अंतर के आधार पर सहसंयोजी बंध के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है नॉन पोलर बॉन्ड, अध्रुवीय बंध। अध्रुवीय बंध का मतलब है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के मध्य निर्मित सहसंयोजी बंध को अध्रुवीय बंध कहते हैं। मतलब 2 परमाणु जो जुड़े हैं सहसंयोजी बंध से, चाहे वो एकल बॉन्ड से जुड़े हों, चाहे डबल से हों या ट्रिपल से, 2 परमाणु अगर एक से हैं, एक ही तत्व के हैं और वो आपस में सहभाजन करके जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों परमाणुओं के बीच जो ये बॉन्ड है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल, हम इसे बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड, अध्रुवीय बंध। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों अध्रुवीय? क्योंकि जो बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणुओं के बीच में रहेगा, किसी एक की तरफ नहीं खिसकेगा, मीन्स अणु में कोई ध्रुवण नहीं होगा बंध का, और इसीलिए इस बंध को बोला गया है अध्रुवीय बंध। फिर दूसरा है पोलर बॉन्ड, ध्रुवीय बंध। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के मध्य निर्मित बंध को बोला गया है ध्रुवीय बंध। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर दोनों परमाणुओं की ऋण विद्युताएं अलग हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो सहसंयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस तरह से दूसरे परमाणु, अधिक ऋण विद्युती परमाणु की तरफ खिसक जाएगा। तो ऐसे में जो अणु है वो क्या हो जाएगा? ध्रुवीय अणु होगा, मीन्स जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन युग्म खिसकेगा उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और जिसकी तरफ से खिसक गया उस पर आंशिक धनावेश हो जाएगा, और पूरा बंध जो है ध्रुवीय होगा और अणु भी ध्रुवीय हो जाता है। ठीक इसी तरह से तो आप कोई भी बॉन्ड ऐसा आपको दिखता है जो 2 अलग अलग परमाणुओं के बीच में बना है, तो आप वहां ध्यान रखें ध्रुवीय बंध है, और जहां एक से परमाणु जुड़े हैं वो क्या है? अध्रुवीय बंध है। अब कुछ ऐसे अणु बताता हूं मैं जहां पर ध्रुवीय और अध्रुवीय बंध दोनों दिखते हैं, जैसे H2O2। तो H2O2 में 2 ऑक्सीजन के बीच में ये जो बंध है ये है, ठीक है, अध्रुवीय, और ये जो बंध है O और H के बीच में ये है ध्रुवीय। मतलब ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला, ये क्या है? अध्रुवीय बंध। और ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? ध्रुवीय बंध। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऋण विद्युताओं में अंतर है, ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित हो जाएगा और हाइड्रोजन आंशिक धनावेशित। ऐसे H2H2O6 है ना, थायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, तो 2 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में ये जो बॉन्ड है 2 सल्फर के बीच का, ये क्या कहलाएगा? अध्रुवीय बंध। बाकी S डबल बॉन्ड O हो, चाहे SOH हो, चाहे OH है, ये सब ध्रुवीय हो। ऐसे यहाँ पर भी सल्फर सल्फर सल्फर, आप 3 अध्रुवीय बंध दिख रहे हैं, है ना, H2H2O8 है। और भी अणु होते हैं जैसे कि Br, Br और Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये होता है
Br3O8, इसमें भी आप देखोगे Br और Br के बीच में ध्रुवीय बंध है, Br और O के बीच में ध्रुवीय बंध है ना। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से याद रखने हैं। फिर आते हैं ऐसे अणुओं के बारे में जिनमें सहसंयोजी और आयनिक बंध दोनों मिलते हैं। जैसे आप लवण देख लो, है ना, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल में, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही बात करें तो Na और O के बीच में आयनिक बंध है और O और H के बीच में सहसंयोजी बंध है। NaCN हो गया, Na और C के बीच में आयनिक बंध है, C और ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर क्या है, सहसंयोजी बंध है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चले जाओ तो कैल्शियम 2+ और OH के बीच में आयनिक बॉन्ड है और OH में सहसंयोजी है। ऐसे AlOH होल थ्राइस है। Na2CO3 में देख लो, CO3 के C और ऑक्सीजन के बीच में आप देखोगे सहसंयोजी बंध है और O और Na के बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो बहुत सारे लवण आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक जुड़े होते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बीच में जो बंध होगा वो आयनिक है, और एक ही मूलक के परमाणुओं के बीच में अगर बंध दिखता है तो वो आप देखोगे क्या होगा, सहसंयोजी बंध होगा। ऐसे बहुत सारे लवण हैं, इनमें आप इनको पहचानना आता है। तो इनको और भी ज्यादा एग्जाम्पल से आप क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है सहसंयोजी यौगिकों के गुण। तो देखो बच्चों, आयनिक यौगिकों के रिस्पेक्ट में अगर हम सहसंयोजी यौगिकों की बात करें तो सहसंयोजी यौगिक आणविक अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और आणविक अवस्था में होने के कारण अणुओं के बीच में दुर्बल आकर्षण बल, जिन्हें हम बोलते हैं आणविक बल, वो काम करते हैं, जिसके कारण अणु ज्यादा टाइटली नहीं बॉन्डेड होते, ज्यादा दृढ़ता से नहीं बंधे होते, और ऐसे में अणु एक दूसरे से आसानी से अलग हो सकते हैं या अलग रहते हैं। और यही रीजन है कि सहसंयोजी यौगिक या तो ज्यादातर गैस हैं या द्रव अवस्था में, और अगर ठोस भी हैं तो मोम के समान ठोस होते हैं। इसका रीजन आपसे पूछ ले, क्योंकि ठीक है, सहसंयोजी यौगिक आणविक अवस्था में होते हैं, जिनके मध्य क्या है, दुर्बल आणविक बल होते हैं। समझ गए? ये जो होते हैं सहसंयोजी यौगिक, इनके गलनांक क्वथनांक काफी कम है, या तो ये गैस है या द्रव है। अगर ठोस भी है तो मोम के समान, जैसे आप लिखते हैं पैराफिन मोम है, घी है ना, वनस्पति घी है, तो ये सब सहसंयोजी यौगिक, क्योंकि इनमें अणु होते हैं, अणुओं के बीच में बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल कार्य करते हैं। अब जब ये गैस है या द्रव अवस्था में है या मोम के समान ठोस है तो गलनांक क्वथनांक भी कम होंगे, है। जो द्रव है तो ऑलरेडी बहुत कम रूम टेम्परेचर में ही द्रव है, तो इसका मतलब है कि उसका गलनांक रूम टेम्परेचर से भी नीचे हो। दूसरा है जल में अम्लीय होते हैं, क्योंकि शुद्ध जो कार्बनिक यौगिक है या सहसंयोजी यौगिक वो जल में नहीं घुलते, क्योंकि उनमें इस तरह का जो है आयन, जल के आयन के प्रति आकर्षण कम रहता है। जबकि कार्बनिक विलायकों में ये पूर्ण विलेय है। कुछ पोलर सहसंयोजी यौगिक होते हैं जो कि जल में विलेय हैं, जैसे HCl है, H2SO4, HNO3, क्योंकि ये जल में जाके H को रिलीज कर देते हैं और इस तरह से आयनित होकर घुल जाते हैं। विद्युत के कुचालक हैं, ज्यादातर सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक हैं, क्योंकि इनमें इस तरह से आयंस नहीं बनते, है ना। अगला है कि सहसंयोजी बंध जो है दिशात्मक होता है। आपने देखा होगा संकरण जब हम पढ़ेंगे तो सहसंयोजी बंध संकृत कक्षक की दिशा में ही बनेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये कक्षकों के अति व्यापन से बनते हैं और कक्षक कहीं ना कहीं अपनी एक फिक्स दिशा रखते हैं, और यही रीजन है कि सहसंयोजी बंध दिशात्मक होते हैं। और इसके कारण इनमें समवयवता पाई जाती है, संरचनात्मक समवयवता, त्रिविम समवयवता, बहुत सारे इस तरह के गुण मिलते हैं, तो इनमें समवयवता होती है। ऊष्मीय रूप से कम स्थायी होते हैं, इनको ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो आसानी से विघटित हो जाते हैं, जबकि आयनिक यौगिक बहुत ज्यादा ऊष्मीय रूप से स्थायी होते हैं। लेकिन ये कम स्थायी हैं, लेकिन अगर आप इनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें, गतिक रासायनिक रूप से ये थोड़ा ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
तो इस तरह से कम क्रियाशील होते हैं, रासायनिक रूप से ये कम क्रियाशील है, मीन्स रासायनिक रूप से ये ज्यादा स्थायी है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, जिसको बोला गया है पोलराइजेशन, ध्रुवण। आयनिक यौगिकों में सह संयोजी गुण, ध्रुवण, फाजांस का नियम इसी में आता है। तो क्या होता है बच्चों कि एक आयनिक यौगिक आयनिक गुण तब तक रखता है जब तक कि उसके धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के बीच में केवल स्थिर विद्युत आकर्षण। अगर दोनों आयन के क्लाउड आपस में कहीं भी टच में आ जाते हैं, तब ऐसे में आयनिक यौगिक में क्या आ जाता है बच्चों, सह संयोजी गुण। फिर से समझें, एक आयनिक यौगिक आयनिक गुण तब तक रखेगा जब तक कि उनके विपरीत आयनों के बीच में मात्र स्थिर विद्युत आकर्षण हो। किसी प्रकार के उनके जो अभ्र हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बाह्यतम कोश के, वो टच में नहीं आने चाहिए। अगर वो टच में आ गए तो ध्यान रखें उनमें सह संयोजी गुण आ जाएगा, क्योंकि क्लाउड आपस में मिलने का मतलब है सहभाजन। तो यही यहां पर बताया गया है कि आयनिक यौगिकों में अगर उपस्थित धनायन द्वारा ऋणायन के अभ्र को विकृत कर देना, मीन्स अपनी ओर आकर्षित करके उसको जोड़ लेना, ऋणायन का ध्रुवण कहलाता है। इस प्रक्रम में दोनों आयनों के मध्य परस्पर मिल जाते हैं, इससे अणु में सह संयोजी गुण उत्पन्न हो जाता है। बात समझ गए ना कि धनायन ऋणायन के अभ्र को अपनी ओर खींचता है और दोनों के अभ्र आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण अणु में सह संयोजी गुण आ जाता है। धनायन द्वारा ऋणायन के अभ्र को विकृत करने की क्षमता को धनायन की ध्रुवण क्षमता कहते हैं। फिर से यहाँ देखें कि धनायन द्वारा ऋणायन के अभ्र को विकृत कर देना ऋणायन का ध्रुवण कहलाता है, और ये लिखा है धनायन द्वारा ऋणायन के अभ्र को विकृत करने की क्षमता धनायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है, तथा ऋणायन में इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत करने की क्षमता को ऋणायन की ध्रुवणता कहते हैं। दो शब्द अच्छे से ध्यान रखना है, विकृत, धनायन द्वारा ऋणायन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित, मतलब धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है धनायन की ध्रुवण क्षमता। बात क्लियर है। और जो ऋणायन है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत करने की क्षमता को बोलते हैं ध्रुवणता, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता, और इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। जैसे ये है धनायन और ये है ऋणायन, दोनों आयन है। अगर इनके बीच में मात्र एक आयनिक आकर्षण काम करे, स्थिर विद्युत आकर्षण, तब तक तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर धनायन ऋणायन के अभ्र को अपनी ओर खींचता है और ऋणायन की अभ्र को विकृत कर देता है, तो यहाँ पर यही कहलाएगा क्या बच्चों, ऋणायन का ध्रुवण। समझ गए ना, इस तरह से। और फिर दोनों के अभ्र, धनायन के और ऋणायन के अभ्र आपस में मिल गए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होगा। अब जब इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन हो जाएगा तो वहां पर जहां आयनिक गुण होने थे वहां क्या आ गया, सह संयोजी गुण। तो इस तरह से धनायन ऋणायन के अभ्र को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये है उसकी ध्रुवण क्षमता, पोलराइजेशन पावर, ध्रुवण क्षमता, ठीक है। और ये कहलाती है ऋणायन की ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन अभ्र को कहां की तरफ खींच जाने देना, धनायन की तरफ। और ये दोनों गुण मिलके, पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता, दोनों मिलके ही सह संयोजी गुण उत्पन्न करते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि सह संयोजी गुण समानुपाती है ध्रुवणता के। जितना ज्यादा ऋणायन का अभ्र विकृत होगा, मीन्स उसकी ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी, ध्रुवण कहलाएगा। ध्रुवणता नहीं बल्कि हम इसे क्या कहेंगे, समानुपाती है ध्रुवण। और ध्रुवण समानुपाती किसके है बच्चों, धनायन की ध्रुवण क्षमता एवं ऋणायन की ध्रुवणता। धनायन की जितनी ज्यादा ध्रुवण क्षमता होगी वो उतना ज्यादा ऋणायन के विकृत करेगा, और विकृत में जितनी ज्यादा ध्रुवणता का गुण होगा वो उतने जल्दी विकृत होगा, और दोनों मिलके सह संयोजी गुण निर्मित कर देते हैं। अब फाजांस का नियम है, फाजांस जो है जिसने नियम दिया था कि धनायन की ध्रुवण क्षमता कब बढ़ेगी, ऋणायन की ध्रुवणता कब अधिक होगी, किसी को समझाने के लिए इस नियम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इस तरह से देखें, धनायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाती है धनायन का आवेश या फिर संयोजी
इलेक्ट्रॉन की संख्या और व्युत्क्रमानुपाती है धनायन का आकार। बात फिर से समझें, धनायन की जो ध्रुवण क्षमता है वो धनायन के आवेश के समानुपाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती है धनायन का आकार। और ऋणायन की बात करें तो ऋणायन की जो ध्रुवणता है वो ऋणायन के आवेश और आकार दोनों के समानुपाती है। जितना बड़ा ऋणायन उतना ज्यादा उसकी ध्रुवणता, जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा ध्रुवणता। अब यहां देखो, जैसे लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम और सीजियम है ना, तो धनायन अगर हम यहां पर देखें कि ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा हो गई लिथियम की, क्योंकि सबसे छोटा धनायन, तो इसका मतलब है कि इसके क्लोराइड में, लिथियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों, सहसंयोजी गुण, और सीजियम क्लोराइड में सबसे कम सहसंयोजी गुण होगा। इस तरह से ठीक अगर हम आवेश के आधार पर देखें है ना, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आवेश बढ़ रहा है, आवेश का आधार के आधार पर, तो आप देख रहे हैं कि धनावेश जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है धनायन का, उतनी ही ज्यादा उनकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, और जितनी ज्यादा ध्रुवण क्षमता होगी उसके यौगिक में उतना ही ज्यादा सहसंयोजी लक्षण होगा। तो NaCl से ज्यादा सहसंयोजी लक्षण MgCl2 में दिख रहा है, MgCl2 से AlCl3 में, और इसमें SiCl2। क्यों? क्योंकि Na+ से ज्यादा ध्रुवण क्षमता इनकी 2+ में है, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम 3+ में, उससे ज्यादा सिलिकॉन। ओके, तीसरा इसी तरह से देखें आप कि अगर एक भाजांश नियम के अनुसार ऐसा धनायन जिसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और ऐसा धनायन जिसके संयोजी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 18 इलेक्ट्रॉन वाला धनायन ज्यादा ध्रुवण क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें परिरक्षण प्रभाव कम और नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। यही रीजन है कि पोटेशियम से ज्यादा ध्रुवण क्षमता कॉपर 2+ की हो, कॉपर प्लस की हो, उससे ज्यादा जिंक 2+ की, उससे ज्यादा गैलियम की, इसी तरह ट्रियम में चले जाए तो 32 इलेक्ट्रॉन है तो और ज्यादा ध्रुवण क्षमता आ जाती है इस तरह से, और इसलिए इनके यौगिकों में उतना ही ज्यादा क्या आएगा, सहसंयोजी लक्षण। क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड में पूछा जाता है कौन ज्यादा सहसंयोजी है, तो ध्यान रखें यहाँ धनावेश से ज्यादा इंपॉर्टेंस 18 इलेक्ट्रॉन का नियम लगता है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है CuCl2 में और इसमें CuCl में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो CuCl में ज्यादा सहसंयोजी लक्षण होगा। ऐसे हैलोजन की बात करें तो हैलाइड में जैसे जैसे आकार बढ़ता जा रहा है आप देख रहे हैं उनकी ध्रुवणता बढ़ती जाएगी, तो उनके यौगिकों में सहसंयोजी गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्रुवणता का क्रम जो है बढ़ता क्रम दिख रहा है, तो इनके यौगिकों में सहसंयोजी गुण ज्यादा होता दिख रहा है। ऐसे फ्लोराइड से लेके कार्बन 4- तक देखो ऋणावेश बढ़ रहा है, तो उनकी यौगिकों में क्या है, सहसंयोजी गुण बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपको फाजांस नियम से बताना है, ठीक है, आयनिक गुण और सहसंयोजी गुण। और आयनिक गुण अगर आपसे पूछ ले तो व्युत्क्रमानुपाती में 1/, सहसंयोजी गुण, और जितना ज्यादा सहसंयोजी गुण आयनिक गुण उतना ही कम। कार्बनिक विलायकों में विलेयता की बात की गई हो तो ये समानुपाती होता है सहसंयोजी गुण, और जल में विलेयता पूछ ली गई हो तो वो आयनिक गुण के समानुपाती। ठीक है, तो आज यहाँ तक अपन लेते हैं, फिर जो अगला टर्न होगा उसमें हम सहसंयोजी यौगिकों में आयनिक गुण लेंगे, उप सहसंयोजी बंध लेंगे और द्विध्रुव। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बच्चों।